नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल CG स्कूल में। आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सुरक्षित हों और नियमों का पालन कर रहे हों। तो जैसा कि मैंने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध का मैं एक सीरीज़ लेके आ रहा हूं जिसमें आपको सारी जानकारी दूंगा मैं विश्व युद्ध के बारे में। तो आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं विश्व युद्ध के बारे में। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। नया वीडियो जो मैं शुरू करने वाला हूँ, आगे का पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को पीछे जो पढ़ा चुका हूँ मैं उसे रिकैप कराना चाहता हूँ। तो हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमने पिछले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था। तो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का जो हम विश्व युद्ध का जो हम सीरीज़ कर रहे हैं, उसमें हमने भाग 1 जो हमने पिछले बार पढ़ा था उसमें था ये कि कब हुआ था, कितने वर्ष तक चला था इसे विश्व युद्ध क्यों कहा गया था और ये कहाँ कहाँ लड़ा गया था, ये सब हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि युद्ध के पहले विश्व में क्या बदलाव हो रहे थे, वो हमने देखा था। राष्ट्रवाद का उदय, औद्योगिकरण, सैन्यवादी, सब यूरोप में उस समय की घटना थी, वो उस समय चल रही थी वहाँ पे। फिर किन देशों के मध्य हुआ था ये हमने देखा था। मित्र राष्ट्र के बीच हुआ था और धुरी राष्ट्र, जिसमें कि ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, और धुरी राष्ट्र में जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और तुर्की साम्राज्य थे। तो ये हमने देखा था। उसके बाद इसका बैकग्राउंड क्या था, क्या क्या अलायंस थे वहाँ पे। 2 अलायंस हुए थे वहाँ पे, मेन अलायंस थे, बड़े बड़े अलायंस थे, जो कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच एक अलायंस हुआ था। उसके बाद ट्रिपल एंटिटी हुआ था, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। जर्मनी की बढ़ती ताकत से चिंतित थे, तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने ये उनके अगेंस्ट में ये किया था। उसके बाद जर्मन तुर्की समझौता और अंत में रूस सर्बिया समझौता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि सर्बिया पे आखिरकार हमला हुआ था। उसके बाद हमने मैप देखा था, उनकी जियोग्राफिकल कंडीशन देखी थी कि कौन कहाँ पर है और किससे नेबरिंग उनकी बाउंड्री है ना। तो वो हमने देखा था। उसके बाद हमने उसका तात्कालिक कारण देखा था कि फ्रैंक फर्डिनांड की हत्या कर दी गई थी साराजेवो में, और वो ग्रुप के लिंक वहाँ पे थे, सर्बिया के साथ थे। उनकी हत्या क्यों की गई थी? क्योंकि वो सर्बिया के लोग नाराज़ थे ऑस्ट्रिया एम्पायर से कि वो उनके खिलाफ है, उनको अपने आप में मिलाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये हत्या की थी। और ऑस्ट्रिया का मानना था कि ये हत्या सर्बिया के में रह रहे राष्ट्रवादी संगठन की मदद से हुआ है। तो उन्होंने अपनी मांगें भेजी। जुलाई संकट हुआ, 1 महीने तक ये बातचीत चली, सर्बिया ने मना कर दिया। उसके बाद ये उन्होंने राजनीतिक संबंध समाप्त कर लिए और एक एक करके फिर सब युद्ध चालू हुआ। 1 महीने बाद 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फिर 30 जुलाई को रूस आ गया। फिर हमने देखा था कि उसके 2 प्लान थे, जर्मनी के 2 प्लान थे, एक तो ईस्टर्न बॉर्डर, एक वेस्टर्न बॉर्डर। तो उनका प्लान था कि हम एक तरफ ज़्यादा सेना भेज के उसको ख़त्म करके हम दूसरी तरफ उसको करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें थी। तो एक रूस को उन्होंने पीछे हटने से बोला, उन्होंने मना किया रूस ने जर्मनी के अगेंस्ट, तो जर्मनी ने उसके अगेंस्ट युद्ध की घोषणा कर दी। उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस की तरफ भी उन्होंने सेना भेजना चालू कर दिया कि फ्रांस को हम ख़त्म करके रूस की तरफ धावा बोलेंगे। पर वो तेज़ी से युद्ध करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, बेल्जियम को भी अटैक कर दिया। बेल्जियम न्यूट्रल था, उसकी वजह से ट्रीटी ऑफ लंदन का हवाला देके ब्रिटेन को भी युद्ध में आना पड़ा। तो हमने ये घटनाक्रम हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हम सीरीज़ बाय सीरीज़ चलेंगे, थोड़ा 1-2 दिन लेट हो रहा है वीडियो, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो हम आगे अब हम आज का भाग 2 देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो सारे यूरोपियन कंट्री हैं, बड़े बड़े यूरोपियन कंट्री, वो युद्ध में शामिल हो चुके हैं। आप ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर को देख लीजिए, जर्मन एम्पायर को देख लीजिए, फिर रशिया है, फ्रांस है, उधर बेल्जियम पे अटैक करने के बाद ब्रिटेन भी सामने आ चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा वॉर वहाँ पे बड़ी पड़ोसी देश जो आपस में हैं वो लोग, पूरी यूरोपियन कंट्री वहाँ पे शामिल हो चुकी है। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसके बाद जब ब्रिटेन युद्ध में आ गया उसके बाद क्या हुआ। तो ब्रिटेन में युद्ध के आने के बाद, अब चूँकि ब्रिटेन उस समय बहुत बड़ा उपनिवेशवाद का देश था, वो काफ़ी उपनिवेश थे उसके पूरी दुनिया में, जैसे कि भारत है यहाँ पे। तो भारत था उस समय,
तो प्रशांत महासागर जो पैसिफिक ओशियन है, वो इलाका जो चाइना जापान इधर के जो एरियाज में कुछ पैसिफिक ओशियन है, तो उसमें जो ब्रिटेन का प्रेजेंस बहुत था, वहाँ पे उपस्थिति बहुत ज़्यादा थी। तो ये अब युद्ध जो है यूरोप में सेंट्रल हो गई थी, तो ये चाहते थे कि यूरोप के बाहर भी ये कहीं पर एक मोर्चा बने ताकि हम लोग को युद्ध लड़ने में आसानी हो। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन ने जापान से मदद मांगी, क्योंकि जर्मन नौसेना वहाँ पे भी थी और ब्रिटिश के उपनिवेश भी वहाँ पे थे उधर इंडियन ओशन में। तो जर्मन सेना ने क्या की, प्रशांत महासागर में जर्मन सेना की उपस्थिति को देखते हुए ब्रिटेन ने क्या किया, जापान की मदद मांगी। जापान का चाइना के साथ तो वैसे भी उनका युद्ध चलता रहता था ज़मीन को लेके, आज भी चलता है साउथ सी और बहुत सारे दक्षिण चीन सागर जो आप लोग जनरल नॉलेज देखते होंगे, पेपर पढ़ते होंगे, तो खैर आजकल तो ऑनलाइन आप लोग देखते होंगे, तो उसमें भी बहुत सारा भी डिस्प्यूट्स हैं, उनके टेरिटरी डिस्प्यूट्स हैं। तो इसी तरह का डिस्प्यूट उनका चाइना के साथ उस समय भी था। तो जापान ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, इनकी मदद पे, ब्रिटेन की मदद पे 23 अगस्त को उन्होंने वहाँ पे पैसिफिक ओशन में वहाँ पे उन्होंने जर्मनी के विरुद्ध जापान ने युद्ध की घोषणा कर दी। तो अब जापान भी अब आ गया, अब एशिया में भी ये युद्ध अब चालू हो चुका है। अब हम फिर से वापस जाते हैं यूरोप में। तो अब फ्रांस तो तेज़ी से वहाँ बेल्जियम के रास्ते अंदर जा चुका है, ब्रिटेन भी अब उसकी मदद के लिए, फ्रांस की मदद के लिए आ रहा है। तो क्या हुआ कि जब जर्मनी की सेना तेज़ी से फ्रांस के अंदर घुस रही थी, तो ब्रिटेन और फ्रांस की जो संयुक्त सेना थी, जो उनकी मिलीजुली सेना थी, उन्होंने जर्मनी को बहुत अच्छा डिफेंस किया। वहाँ पे उन्होंने जर्मनी को पीछे खदेड़ दिया, उनको पीछे रास्ते कर दिया। तो क्या हुआ फिर कि अब उनके लिए प्रॉब्लम हो गई। उनके लिए प्रॉब्लम क्या हो गई कि उनका प्लान तो था कि पहले हम फ्रांस को हम ख़त्म कर दें, फ्रांस को हम पूरी तरह साफ़ कर दें, उसके बाद हम अपनी सेना को मोबिलाइज करेंगे, हम उसको ले जाएंगे जो ईस्टर्न बॉर्डर है रशियन एम्पायर की तरफ। पर अब तो इन्होंने क्या किया, दोनों सेनाएं शामिल हो गई ब्रिटेन और फ्रांस की, और उन्होंने इसको खदेड़ दिया। तो अब ये तुरंत तत्काल तो जा नहीं सकते ना, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा इतनी दूर जाना। तो उन्होंने क्या किया, हम डिफेंस करेंगे अब अपनी टेरिटरी का, हम इनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किया, ट्रेंच, अब आप ट्रेंच वॉरफेयर, ट्रेंच मतलब जो हम कहते हैं ना खंदक, जो इसे कहते हैं, नालियाँ, बड़ी बड़ी गहरी नालियाँ होती हैं, जिसमें आपने मूवी में भी देखा होगा, जैसे बॉर्डर फिल्म में आपने देखा होगा कि वो अंदर घुस के वो युद्ध करते थे। तो ट्रेंच युद्ध हो गया। अब उन्होंने क्या, जहाँ तक वो खदेड़ दिए गए थे वहाँ पे उन्होंने ट्रेंच खोद लिए और वे वहीं पे टिक गए, अंदर घुस के टिक गए। बहुत मतलब भयावह कष्टप्रद जीवन होता था वहाँ पे। आपको मैं बताऊँगा आगे चल के कि क्या क्या होता था ट्रेंच में। मतलब आपको सोचिए, गड्ढे के अंदर रहना है आपको, सारा जीवन आपका वहीं पे है, तो कितना मुश्किल होता होगा। तो ऐसे ही ट्रेंच फेयर चालू हो गया। अब मार्नी का युद्ध में आपको बताया, मार्नी का युद्ध जो हुआ, मार्नी फ्रांस में शहर का नाम है, तो MARNE, मार्नी, मार्नी बोलते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने पीछे धकेला, तो उन्होंने ट्रेंच खोदा। ट्रेंच खोदने के बाद ब्रिटेन की सेनाओं ने भी ट्रेंच खोद लिया। तो अब ये मतलब डिफेंस है, अब कौन पहले पीछे हटता, ये वाला हाल है। अब अटैक ये लोग नहीं कर रहे हैं, अब डिफेंस का मामला आ गया। तो अब ये टिकट, आपको एक मूवी भी आपने देखा इसके ऊपर बनी थी, क्रिसमस ट्रूस। उसमें क्या था कि वहाँ की ऑफिशियल अनऑफिशियल वहाँ पे हुआ था कि क्रिसमस के 1914 में क्रिसमस के दौरान कि हम अटैक नहीं करेंगे, हमारी तरफ से आपको कोई फायरिंग नहीं होगी, आपकी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हो, हम लोग आपस में क्रिसमस, आज क्रिसमस का दिन है, गले वले मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और अपना फुटबॉल खेलेंगे हम लोग। तो फुटबॉल भी का गेम भी हुआ था उस समय, काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं हिस्टोरियन का। कुछ वहाँ के जो सैनिक थे जो बच के आए थे, उन्होंने अपनी कुछ जो नोट्स वगैरह वहाँ पे एक डायरिया लिखा करते थे, तो उसकी बहुत सारी नोट्स निकली, बाद में रिलीज़ हुई। उन्होंने बताया कि कैसे वहाँ पे ये ऑफिशियल नहीं था, ये दोनों देश के प्रधानमंत्री या किसी ने भी घोषणा नहीं की कि आज हम अटैक नहीं करेंगे या कुछ। वो वहाँ के जो लोकल, जो वहाँ के सैनिक थे, उन्होंने अपने एक दूसरे जो कमांडर थे, वहाँ के लेफ्टिनेंट थे, उनसे संपर्क करके, उनसे मिली भगत करके उन्होंने ये ट्रूस किया था, जो समझौता किया था। तो ये ऑफिशियल नहीं था, ना ऑफिशियल था। तो इस तरह की बहुत सारी फिल्में बनी है इस पर, आप लोग कभी देखिएगा तो उसमें काफ़ी अच्छा दिखाया गया है कि क्रिसमस के दिन ये लोग आपस में गले मिलते हैं, तो एक दिन उस दिन युद्ध बिल्कुल नहीं होता है। तो काफ़ी अच्छा वो मैसेज था। पर बाकी बहुत जगह पे, ये एक जगह नहीं था, बहुत जगह ट्रेंच ये खोद के वहाँ पे बैठते थे, वहाँ पे वो बीमारियों का शिकार होते थे, है ना।
तो काफ़ी कष्ट था, आगे मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर क्या क्या होता था। तो अब मारणी युद्ध में हार गए ये लोग, तो इन्होंने क्या हुआ, दोनों असफल हो गई उनकी योजना कि भाई अब तो यहाँ पे इनको ख़त्म करके हम आगे जा नहीं सकते। तो उन्होंने ट्रेंच खोद के उन्होंने वहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ हमले करते रहे। ये देखिए, ये एक आपके ही बुक का ये एक पिक्चर है, जिसमें आप ये देखिए ये कि इमेजिनरी ये बनाया गया है। यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी नालियाँ, यहाँ पे लोग उसके अंदर सैनिक वहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये एक ओरिजिनल फ़ोटो है, आप इसको देख सकते हैं कितना सकरा है ये, और कितना कष्टप्रद होता होगा उसमें। आप इमेजिन करिए, काफ़ी मुश्किल से उस समय के लोग रहते थे। तो ये आपको एक समझने के लिए कि ये कैसा होता था ट्रेंच। वो आप देखिए, ये बार्ब्ड वायर्स हैं यहाँ पे, ये बार्ब्ड वायर्स हैं ताकि कोई पैदल भी आके यहाँ पे इसे पार करने की कोशिश ना कर सके। तो ये काफ़ी मुश्किल जीवन होता था। अब हम आगे देखते हैं। अभी देखिए, जो ध्रुवीय राष्ट्र के जो हैं मेन जो देश हैं, मुख्य देश सेंट्रल पावर के, जर्मनी आ चुका है, ऑस्ट्रियन एम्पायर सर्वे के अटैक करके वो आ चुका है। तुर्की ने अभी तक नहीं कुछ किया है। तो ये 29 अक्टूबर को ये क्या करते हैं, काला सागर जो ब्लैक सी है, आप इसको मैप में भी देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो काला सागर जो है, जो नॉर्थ में है तुर्की के और रशियन के साउथ बॉर्डर में है, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक बंदरगाह पे, रशियन बंदरगाह पे हमला कर दिया तुर्की ने। अब ये देखिए, युद्ध हुआ है आपका 28 जुलाई को, और ये आ रहे हैं अक्टूबर को। पता नहीं इतने 2-3 महीने तक ये लोग क्या कर रहे थे, हो सकता है कुछ रीज़न रहे हों इनके, पर काफ़ी ये लेट आए और इन्होंने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ब्लैक सी में, काला सागर में उन्होंने वहाँ पे उनके बंदरगाह में हमला कर दिया। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ मुख्य युद्ध हुए जो काफ़ी फेमस हुए, जैसे कि वर्डून ये फ्रांस में ही है, और सोम की लड़ाई, बैटल ऑफ सोम एंड बैटल ऑफ वर्डून। यहाँ पे बहुत मतलब गजब भयंकर के युद्ध हुए, बहुत लाखों में लोग सैनिक मारे गए, है ना। काफ़ी उस समय बड़े बड़े हथियार आ गए थे, गन थे, मशीन गन थे, है ना। यहाँ तक कि केमिकल मतलब गैसों का उपयोग किया जा रहा था, केमिकल वेपन्स का भी उपयोग किया जा रहा था, रासायनिक हथियारों का। यहाँ तक कि क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया गया था जर्मनी के द्वारा। तो ब्रिटेन के द्वारा भी लोगों ने मास्क लगा के वहाँ पे उस समय वो लोग युद्ध लड़ते थे। फिर बाद में जेनेवा कन्वेंशन हुआ और वो गैस केमिकल वेपन्स को युद्ध में उपयोग करने से संधि हो गई कि भाई हम अब केमिकल वेपन्स यूज़ नहीं करेंगे, रासायनिक हथियार। तो इस तरह की चीज़ें थी। तो ये बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी, वर्डून और सोम की लड़ाई। यहाँ पे लाखों लोग मारे गए थे। वो आपको मैं बताऊंगा जेनेवा कन्वेंशन क्या था, उसमें क्या क्या संधियाँ थी, आगे चल के हम उसको देखेंगे। उसके बाद इटली जो कि हमारा इसी का तुर्की साम्राज्य और ये ध्रुवीय राष्ट्र के एलाई थे, जिन्होंने आपको याद होगा ट्रिपल अलायंस किया था। इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया एम्पायर ने, इन्होंने 1882 में जो पहली संधि हुई थी इनकी, वो हुई थी, ट्रिपल अलायंस हुआ था। तो उसमें इन्होंने संधि क्या की थी कि हम में से किसी भी एक पर रूस और फ्रांस की तरफ से हमला अगर होता है तो हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। पर इटली युद्ध में शामिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उनका कहना था कि हमने जो संधि की है वो हमने की है डिफेंस के लिए, यानी हम पे आक्रमण जब होगा तब हम सहायता करेंगे। पर यहाँ पे क्या हुआ, ये तो एग्रेसर हैं, ऑस्ट्रिया के यहाँ अग्रेसर। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे हमला किया, सर्बिया की, रूस ने फ्रांस पे नहीं, या रूस ने जर्मनी या ऑस्ट्रिया पे नहीं, या फ्रांस ने ऑस्ट्रिया जर्मनी पे नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने हमलावर कौन है, इन्हीं का साथी है, ऑस्ट्रिया ही हमला कर रहा है। तो ऐसा ये बहाना दे के इटली बोला कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। और जब ऑस्ट्रिया और सर्बिया का वो प्रॉब्लम चल रहा था, जो राजकुमार की हत्या वाला, तो उसमें भी जो अल्टीमेटम दिया गया था ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया को कि भाई हमारी मांगे हैं ये सब, तो इसमें भी इटली से संपर्क इन्होंने नहीं किया था, इटली को इन्होंने अपने सहयोग में नहीं लिया था। तो ये सबसे इटली नाराज़ था कि भाई एक तो आप अटैक खुद कर रहे हो और फिर हमें उसके लिए हम क्यों युद्ध लड़ेंगे, हमारी लड़ाई तो है ही नहीं, हम आप पे आक्रमण होता तो हम आपकी सहायता जरूर करते।
तो ये कह के इटली ने युद्ध से दूर ही रहा, तटस्थ रहा वो अभी तक। फिर हम आगे देखते हैं कि 1914 से 1916 तक हम ये देखते हैं कि पूर्वी मोर्चे पर रूस ने कई हमले किए, लेकिन वो जर्मनी की सेना को भेद नहीं सके। हाँ, ये बात बताना ज़रूरी है कि इटली फिर 1915 में संधि करके ये चला गया किसके पास, इनके साइड। किनके साइड? हमारे अलाइड पावर के साथ है, ये जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, जो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। खैर संयुक्त राज्य अमेरिका तो अभी आया ही नहीं है, तो जो ये देश हैं इनकी तरफ ये चला गया, फ्रांस, ब्रिटेन और इसकी तरफ। तो अब 1915 में ये क्या हुआ, जब इन्होंने ये देख लिया कि भाई ये युद्ध में इनका, और ऑस्ट्रिया के साथ इटली का प्रॉब्लम भी था, कुछ ज़मीनों को लेके इनका टसल था कि भाई ये हमारी ज़मीनें ले रहा है। तो अब एक तो हमलावर ये ऑस्ट्रिया वाले हो गए हैं, और युद्ध इन्होंने पहले छेड़ दिया है, जबकि हम बचाव के लिए आने वाले थे, तो हम इनके साथ नहीं जाएंगे। तो ये 1915 में इटली क्या है, मित्र राष्ट्रों के साथ मिल जाता है। अब हम ये तो अभी वेस्टर्न फ्रंट में हम देख रहे हैं, हम पश्चिमी फ्रंट में देख रहे हैं, पश्चिमी मोर्चे में देख रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। आपका बैटल ऑफ सोम हुआ, मारने का युद्ध हुआ, ट्रेंच खुद गए हैं इधर, है ना, वर्डून का युद्ध हुआ, लोग मारे जा रहे हैं, ट्रेंच वार हो रहा है। अब उस तरफ क्या हो रहा है, रशियन फ्रंट पे क्या हो रहा है, ईस्टर्न बॉर्डर में क्या हो रहा है। तो 1914 से 1916 तक पूर्वी मोर्चे पर रूस ने कई हमले किए, वो लगातार हमला करता, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक। पर जर्मनी की डिफेंस काफ़ी सॉलिड थे वहाँ पे, तो जर्मनी को ये भेद नहीं सके, वहाँ पे काफ़ी अटैक किया था वहाँ पे रूस ने। अब क्या हुआ, अब देखिए युद्ध तो चालू हो गया, लोग मरने लगे, है ना। पहले तो युद्ध उन्माद था कि हाँ हम युद्ध में लड़ना है, जर्मनी को हराना है, ये करना है, वो करना है ना। पहले युद्ध बहुत वो था, जोश था। अब जैसे जैसे युद्ध बीतने लगा, काफ़ी समय होने लगा, वहाँ से मरने की खबर आने लगी, लोग सैनिक मर रहे हैं, है ना, ये हार की खबर आने लगी, इस तरह की चीज़ें आने लगी, तो लोगों में थोड़ा आक्रोश होने लगा। एक तो हारने लगे, ऊपर से क्या हो रहा है, अब आर्थिक संकट। अब युद्ध आज होता है तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि देश का मतलब आर्थिक संकट हो जाता है, मतलब काफ़ी हालत ख़राब होती है, सारा धन आपका लग रहा है, डिफेंस में आपके लग रहा है ना, मानव जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस समय। तो आर्थिक संकट हो गया, खाद्य सामग्री, क्योंकि अब सेनाओं को भी खाद्य सामग्री पहुंचानी है, तो वो काफ़ी कमी हो गई वहाँ पे। तो ये रूसी अब तो हार भी रहे हैं, है ना, हार भी रहे हैं, समाचार रोज आ रहा है, मरने की खबर आ रही है, हार भी रहे हैं कि ये इस जगह पे जर्मन डिफेंस ने रूसी अटैकर को नेस्तनाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये मन तोड़ने लगी जनता का, तो उनका मन क्या होगा, युद्ध से हट गया और वो युद्ध की समाप्त करने की मांग करने लगे। ये चीज़ हो गई। अब वहाँ के जो गरीब लोग, खासकर गरीब थे, किसान थे, है ना, तो वो या जार निकोलस, जो वहाँ पे जार थे, वहाँ का जो राजा था, उस निकोलस द्वितीय सेकंड, उसका विरोध करने लगे, और वो चाहते थे कि भाई अब ये जारशाही समाप्त हो और यहाँ पे हमारी जो चुनी हुई सरकार है, जो जनता चुने, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे स्थापित हो। ये वहाँ के गरीब किसान लोग वहाँ पे ये करने लगे। अब ये देखिए, अब युद्ध से इनका मन हट रहा है। अब भाई युद्ध होगा, लोग मरेंगे, अब परिजन वापस, उनकी बॉडियाँ आएंगी, तो ये काफ़ी इनके लिए बहुत ही मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही इनके लिए मुश्किल काम था। तो वहाँ पे हटने लगा। अब ये केवल रूस में नहीं होगा, ये हर देश में होगा आगे चल के, आप देखिएगा बड़े बड़े जो साम्राज्य हैं सब जगह ऐसी होगा। तो रूस में ये क्या हो रहा है, जार का विरोध हो रहा है, निकोलस द्वितीय का। अब निकोलस द्वितीय की जो पत्नी थी वो अलेक्जेंड्रा इसका नाम था, वो जर्मन थी। तो आप ये भी देखिए, क्योंकि जर्मन के खिलाफ ये युद्ध लड़ रहे हैं और जर्मन उनको हरा रहा है, जर्मनी, और इनकी बीवी जर्मनी की है। तो इस तरह से आक्रोश इनके खिलाफ बढ़ने लगा। अब हम आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, अब गरीब मजदूर और किसान जो है वो जार के प्रति विरोध में उन्होंने क्या किया, एक मन ही मन इनका आंदोलन, इनका एक चलने लगा। 1914 से 1916 तक एक मांगे उठती थी, आंदोलन उठता था कि भाई ये हो, युद्ध हमें नहीं चाहिए, हम पे युद्ध थोपा जा रहा है। या पहले तो ये जोश में थे, लेकिन फिर जब हार होने लगी तो ये कहने लगे कि भाई अब हमें युद्ध नहीं चाहिए, अब हमको लोकतंत्र की स्थापना करनी है। तो ये क्रांति हुई वहाँ पे, रिवोल्यूशन हुआ, जिसे हम रूसी क्रांति कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे पढ़ेंगे। 1917 में रूसी क्रांति हुई युद्ध के खिलाफ, कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए,
हमें अब काम करना है, हम हमारे बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, किसान गरीब मजदूर ये हो गए, हमें राजा नहीं चाहिए, हमें अपनी खुद की सरकार चाहिए। तो ये क्रांति, इनके जो मुख्य जो क्रांति, इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन जो कि एक बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे। अब लेनिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आजकल जो आप देख सकते हैं राष्ट्रपति रूस के हैं व्लादिमीर पुतिन। तो ये लेनिन के बारे में आप ये कह सकते हैं, भगत सिंह भी इनको पढ़ा करते थे, इनकी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। जब वो भगत सिंह जब जेल में थे तो इनकी किताबें पढ़ा करते थे। तो आप काफ़ी ये समाज में इनकी निष्ठा थी और आगे चल के लोगों ने इनको फॉलो भी किया। तो लेनिन के नेतृत्व में जो बोल्शेविक पार्टी थी उसके नेतृत्व में इन्होंने क्रांति की। और दिसंबर 1917 में क्या हुआ? रूस जर्मनी के बीच युद्ध विराम हो गया। अब रूस का मन भर गया युद्ध से, अब हम युद्ध विराम चाहते हैं। और रूस क्या हुआ? युद्ध से अलग हो गया। अब उन्होंने छोड़ दिया, भाई ब्रिटेन फ्रांस तुम रहो अपनी जगह, देखो क्या करना है तुमको, हम तो अब निकले भाई। अब उन्होंने युद्ध को बीच में ही छोड़ दिया। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल काम था रूस को, क्योंकि रूस को अब चूंकि हार चुका है युद्ध में, है ना, तो उसको बहुत सारी शर्तें कंडीशन माननी पड़ी है। बहुत सारी ज़मीन है, फिनलैंड हो गया, यूक्रेन हो गया, है ना, बहुत सारे आज जो बहुत सारे देश स्वतंत्र हो गए हैं वो इनको जर्मनी को देनी पड़ी, बहुत सारी ज़मीन जर्मनी को देनी पड़ी, तब जाके रूस को उन्होंने युद्ध विराम किया। तो अब ये देख सकते हैं आप, दिसंबर 1917 में रूस जर्मनी के बीच युद्ध विराम हो गया। रूस अब युद्ध से हट चुका है, निकल चुका है। अब हम देखते हैं आगे। आप ये मैं आपको बताना चाहता था कि ये देखिए, जो अब तुर्की साम्राज्य की बात कर रहे थे, ये ऑटोमन एम्पायर है तुर्की, ये तुर्की यह है, और ये है ब्लैक सी, काला सागर, और ये है रशियन एम्पायर। तो यहीं कहीं बंदरगाह पे इन्होंने अटैक किया था, तुर्की की नौसेना ने यहाँ पे अटैक किया था। उसके बाद ये इनके बीच युद्ध चालू हो गया था। इटली जो कि 1914 में इनकी जो 1882 में ट्रीटी थी, पर 1914-15 में आके इन्होंने ट्रीटी को ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी, उन्होंने कहा ऑस्ट्रिया हंगरी ने इस पे सर्बिया पे अटैक किया है तो हम इसके लिए पाबंद नहीं हैं मदद करने के लिए। हाँ, अगर इन पे हमला होता तो हम पाबंद होते आपकी मदद करने के लिए, और आपने इस पे हमला किया तो हम इधर आने के पाबंद नहीं है। और यहाँ पे कुछ टेरिटरी प्रॉब्लम था ऑस्ट्रिया और इटली के बीच। इटली को लगता था कि ये ऑस्ट्रिया ने हमारी कुछ ज़मीनें अब हड़प ली हैं, तो इनके बीच घुन्नस थी पहले से ही। तो 1915 में इन्होंने ब्रिटेन के साथ कुछ संधि करके ये अलग हो गए और ये इधर ही अटैक करने लगे, ऑस्ट्रिया की तरफ, इधर अपने ये ऑस्ट्रिया की तरफ, और ऑटोमन एम्पायर, यहाँ पे बहुत सारी चीज़, यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई। तो आप देखिए ये स्विट्ज़रलैंड, ये न्यूट्रल है, ये आप ध्यान रखिएगा, स्विट्ज़रलैंड ने यहाँ पे लड़ाई नहीं लड़ी थी। अब सोचिए इतने बड़े बड़े देशों के बीच भी होकर ये लड़ाई नहीं लड़ा था। आइए आप आगे देखते हैं अब क्या हुआ। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अभी तक युद्ध में शामिल नहीं है, क्योंकि उसका वॉर है नहीं, ये अभी तक उसके खिलाफ कुछ बोला नहीं गया, कुछ किया नहीं गया। उसका काम ये था कि उसकी व्यापारिक संबंध थे, ब्रिटेन और फ्रांस के उसके काफ़ी अच्छे व्यापारिक संबंध थे। वहाँ की कंपनियाँ जो थी वो इनको युद्ध की सामग्री, वेपन्स बेचती थी, खाने की सामग्री बेचती थी। वहाँ से बहुत सारे यात्री जहाज वहाँ पे आते थे, यात्रा करते थे, तो ये चीज़ें वहाँ पे होती थी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका अभी तक अलग था, बिल्कुल अलग था युद्ध से, उसने अभी तक युद्ध में नहीं घुसा था। तो अब क्या हो रहा है कि, लेकिन अब जब जर्मन सेना, जर्मनी जो अब आपको मैं दिखा देता हूँ मैप में, ये है आपका जो सी है, हाँ ये है, ये जो वाटर्स है, ये मेन वाटर्स है, ये अटलांटिक ओशन, इधर से जो अमेरिकन जहाज यहाँ पे आते थे इधर इन आइजल्स पे, ये जो आइलैंड्स हैं। तो ये जर्मनी है, जर्मनी की नौसेना यहाँ पे हमलावर रहते थे। तो ये इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इस रास्ते से इनके हथियार आते थे, खाद्य सामग्रियाँ आती थी, यात्री जहाज आते थे, तो जर्मनी इन पे अटैक करता था। तो अब आपको मैं आगे बताता हूँ। पहले तो सब तटस्थ था, ये बिल्कुल न्यूट्रल था अमेरिका, इसने बिल्कुल भी युद्ध में कुछ भाग नहीं लिया, और इनके व्यापारिक संबंध थे, युद्ध की सामग्रियाँ खास उनकी मुनाफा काफ़ी, और ये ब्याज भी, ऋण भी देते थे, लोन भी देते थे इन देशों को, उस पर ब्याज लेके काफ़ी मुनाफा कमाते थे। तो ये केवल बिजनेस कर रहे थे। लेकिन ऐसा करना मुश्किल हो गया जब जर्मनी की नौसेना ने 1915 में अमेरिकन व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले तो व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाया, जो उनकी सामग्रियाँ उनको डुबा दिया, है ना, जहाज़ों को डुबाना शुरू कर दिया, जो उनकी यू बोट्स थी।
जो जर्मनी की यू बोट्स थी उन्होंने उनको डुबाना, ताकि इनको मदद ना मिले, अब ब्रिटेन फ्रांस को मदद ना मिल सके बाहर से, ऐसा करना शुरू कर ये बोल के कि भाई ये तो वॉर जोन है, ये तो वॉर जोन है, आप यहाँ पे मत आएँ, आप अलग, आप तो युद्ध कर नहीं रहे हैं तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ये वॉर जोन है, युद्ध क्षेत्र है, आप इससे अलग ही रहें। अब जर्मनी ने अब क्या किया, अभी तक तो ये निशाना बना रहे थे किसको, व्यापारिक जहाज़ों को, खाद्य सामग्री वाले जहाज़ों को, युद्ध सामग्री वाले जहाज़ों को। अभी क्या किया इन्होंने, यात्री जहाज़ों को भी डुबाना शुरू कर दिया। लिवरपूल में जो लिवरपूल आ रही थी न्यूयॉर्क से एक जहाज़, उसे इन्होंने डुबा दिया। बहुत सारे यात्री मारे गए अमेरिका में, अमेरिका जो कि अमेरिकी थे और इंग्लैंड के थे, तो अमेरिकी यात्री मारे गए बहुत। तो इससे क्या हुआ कि अमेरिका में जर्मनी के प्रति काफ़ी आक्रोश भर गया, काफ़ी गुस्सा, हमारे लोगों को मार दिया गया है, जर्मनी ने मारा है, डुबा दिया गया है जहाज़ को। तो इस तरह के समाचार पत्रों में ये सब खबरें वहाँ पे छपने लगी, आक्रोश मन में उत्पन्न होने लगा, बदला लेने की मांग होने लगी और युद्ध की मांग होने लगी। और अंत में क्या हुआ, 2 अप्रैल 1917 को वुड्रो विल्सन के नेतृत्व में इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया संसद में कि भाई ये हमलावर हो चुके हैं और हमें अब युद्ध में लड़ना ही पड़ेगा, ब्रिटेन हमारा साथी है, हमारे उसके साथ व्यापारिक संबंध हैं, हमारी युद्ध से व्यापार होते हैं, हमने ऋण भी दिया है, वो हमारे मित्र जैसे हैं। तो अब इन्होंने, और अंत में तो इन्होंने यात्री जहाज़ भी डुबा दिए, तो अब यात्री जहाज़ भी ये लोग डुबा रहे हैं, तो अब हमें युद्ध में आना पड़ेगा। तो इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया और 6 अप्रैल 1917 को ये आखिरकार वापस अमेरिका भी युद्ध में आ गया, जर्मनी के खिलाफ युद्ध की इन्होंने घोषणा कर दी। तो ये घटनाक्रम हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि रूस जा चुका है, अमेरिका आ चुका है, तुर्की आ चुका है, जापान इधर पैसिफिक ओशियन में है ना। इटली पहले इनके साइड था, दूरी राष्ट्र की तरफ था, पर अब वो मित्र राष्ट्र की तरफ कुछ फ़ायदे के लिए आ चुका है, ब्रिटेन के साथ संधि करके। तो ये चीज़ें हो रही हैं, वर्डून का युद्ध हो गया, मार्नी का युद्ध हो गया, ट्रेंच खुद गए हैं। तो अब ये बहुत ही कठिन जगह पे जा रहा है, क्योंकि ट्रेंच में काफ़ी जाने गई थी उस समय, लाखों जाने गई थी, तो काफ़ी भयावह स्थिति की ओर युद्ध अब जा रहा था। तो हम अब अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ, अमेरिका के युद्ध के आने के बाद फिर क्या हुआ। तो थैंक यू, आप हमारा वीडियो को देख रहे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए उपयोगी होगी और आप लोग इससे बहुत सारी जानकारी लेंगे। प्रतियोगी परीक्षाएं जो लोग देना चाहते हैं वो लोग भी इससे जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखा, और प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। CGU स्कूल को मोटिवेशन के लिए, हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो थैंक यू वेरी मच, और अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।